देखो लास्ट क्लास में हम कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फोर्सेस का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। उसमें मैंने कुछ कॉमन फोर्सेस बताए थे। देन हम बात कर रहे थे कांटेक्ट फोर्स की। कांटेक्ट फोर्स में दो फोर्स होते हैं, वन इज नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दोनों ही कब लगते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, राइट। नॉर्मल रिएक्शन हम देख रहे थे, एक और एग्जांपल लेते हैं उससे रिलेटेड। एक कंटेनर है जिसमें दो बॉल रखी हुई है, ठीक है, बॉल 1 और 2, ठीक है। तो इन बॉल पर कौन कौन से नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, वो हमें बताना है। दो बॉल्स को कंटेनर में रखा हुआ है, तो दोनों बॉल पर नॉर्मल फोर्स कहां कहां से लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये बताना। तो नॉर्मल रिएक्शन कब लगती है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हो, तो कांटेक्ट सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है, राइट। मैं स्फीयर 1 की बात करूं तो स्फीयर 1 पर कौन कौन नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, बोलो। एक तो कंटेनर, जिस कंटेनर में रखा है उसकी वॉल के साथ इसका कांटेक्ट है, दो तरफ से, ग्राउंड से भी और साइड वॉल से भी, ठीक है। तो ये कांटेक्ट सरफेस है यहां का। किस तरफ फोर्स लगेगा? इस बॉल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ लगना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स जो है वो कंप्रेसिव है, तो इस तरफ लगेगा नॉर्मल। दूसरा जो ग्राउंड है, ये उसका सरफेस हो गया जहां से टच, ठीक है। और तीसरा इन दोनों स्फीयर के बीच कांटेक्ट है। अब एक बात समझ लो, अगर स्फीयर पर आप कोई टेंजेंट खींचते हो तो उसका नॉर्मल हमेशा सेंटर की से पास करके जाएगा। इसका जो स्फीयर है उस पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, सेंटर से पास करता हुआ जाएगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि जहां कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट टेंजेंशियल प्लेन में होगा, ठीक है, और उसका नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा। ऐसे हम सेकंड स्फीयर की बात करें, ठीक है ना, तो उसका कांटेक्ट पहले तो साइड वॉल से हो रहा है, ठीक है, और दूसरा इस स्फीयर से भी हो रहा है। ये फोर्स भी उसके तरफ लगेंगे, ठीक। तो हमने ये सीख लिया कि नॉर्मल फोर्स जो है कब लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप का जो कांटेक्ट फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है समझना, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर रिलेटिव मोशन की कंडीशन बन रही है, ठीक है। दोनों ही केस में दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शनल फोर्स इस रिलेटिव मोशन का या उसकी टेंडेंसी का अपोज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राउंड पर कार चला रहे हो, ठीक है, तो कार का जो व्हील है वो घूमता है। अगर नीचे फ्रिक्शन नहीं हुआ, स्मूथ सरफेस हुआ, तो वो पीछे की तरफ स्लिप करेगा, मतलब वहां पर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, फ्रिक्शन लगेगा और वो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। हम ग्राउंड पर चलते हैं, स्मूथ होता है तो हम गिर जाते हैं, क्योंकि हम जब चलते हैं तो चलते हुए हम पैर को पीछे ले जाते हैं, ठीक है, तो पैर स्लिप करना चाहता है पीछे, तो फ्रिक्शन उसको रोक के रखता है, ठीक है। तो जहां भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है और उनके बीच में रिलेटिव मोशन है या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स उसका अपोज करेगा। लिख लो एक लाइन, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन between two objects in contact, ठीक है। अब समझना, आगे के मतलब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी इसकी डायरेक्शन, इसके मैग्नीट्यूड, इस सब की बात अभी मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स का ये टाइप है, बट आगे हम इसमें काफी डिटेल में वर्क करेंगे, तो तभी इसको जानेंगे, राइट। तो अभी तक मैंने आपको कुछ कॉमन फोर्सेस के बारे में बताया जहां पर मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में हम उनसे डील करेंगे, राइट। जिसमें वेट, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, ये आप हर जगह देखोगे, फ्रिक्शन, राइट। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा इस टर्म को, इनर्शिया क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का पहले आप स्टेटमेंट लिख लो, फिर हम इसका डिस्कशन करते हैं। A particle remains at rest if it is at rest. Particles remains at rest if it is at rest and लिखा ये particle remains at rest if it is at rest, लिखा? ऑडिबल है? हेलो, चलो ठीक है, एक बार फिर से लिखो। आप इसको इस तरह से लिखो, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज if there is no external force applicable on it. State of motion of particle does not change if there is no external force on it. If there is no external force on it. ठीक है। अब जो स्टेट ऑफ मोशन होती है, ठीक है ना, वो दो तरह की, राइट। एक है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा है स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कि उस बाहर से फोर्स नहीं लगता है। तो अगर से इस पर बाहर से लगने वाला फोर्स 0 है तो उस केस में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा, ये अपनी पोजीशन छोड़ेगा नहीं। और इसके अपोजिट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, पार्टिकल मोशन कर रहा है विथ सम वेलोसिटी, तो वो उसी वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा, ठीक है, जब तक कि उस पर बाहर से लगने वाला फोर्स 0 है, ठीक है। तो बाहर से फोर्स नहीं लगता है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती है, रेस्ट है तो रेस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग देन इट वुड मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सो इफ नेट फोर्स on the particle is 0, then
if it is at rest it would remain at rest, and if it is moving then it would keep moving with constant velocity. ठीक है, सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में सीधे जाता रहेगा जब तक कि इस पर बाहर से फोर्स नहीं लगता. ठीक है, सो दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि कहां कहां पर किन सिचुएशन में ये एप्लीकेबल है. ठीक, अगर पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगता है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं होगा. आपने शायद एक इस तरह का खेल खेला हो. ठीक है, एक ग्लास है जो पानी से भरा है. ठीक है, इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है. ठीक है, प्लेइंग कार्ड वो रखा हुआ है, और उस प्लेइंग कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है. ठीक है, अब आप क्या करो, आप इस प्लेइंग कार्ड को स्ट्राइक करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको स्ट्राइक करो, तो आप देखोगे कि ये प्लेइंग कार्ड जो है ये सीधा चला जाएगा आगे, और जो कॉइन है वो पानी में गिर जाएगा. कार्ड को स्ट्राइक करो तो कार्ड आगे चला जाएगा, कॉइन जो है वो पानी में गिर जाएगा. वी कैन एक्सप्लेन इट बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. दैट इज, आपने स्ट्राइक किया कार्ड को तो कार्ड तो मूव कर गया, बट कॉइन रेस्ट पर था शुरुआत में और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि कार्ड बहुत स्मूथ होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो कॉइन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. तो जैसे ही आपने स्ट्राइक किया कॉइन अपनी जगह ही रहना चाहेगा, तो कार्ड वहां से चला जाएगा और कॉइन अपनी जगह ही रहेगा. हाँ, उसके बाद उस पर फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि उसके बाद उस पर वेट एक्ट करने लगेगा. अभी भी वेट एक्ट कर रहा है, लेकिन वेट को किसने बैलेंस करके रखा है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स. जब वो कार्ड हट जाएगा, ठीक है, तो वो अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन वेट के कारण फिर वो नीचे गिर जाएगा. ठीक है, सो दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. कॉइन रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, वो कार्ड के साथ आगे नहीं जाएगा. ठीक है, एक बस में एक पर्सन सीधे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है. ठीक है, और जो बस है वो भी रेस्ट पर है. बस रेस्ट पर है, पर्सन भी रेस्ट पर है. अब क्या होता है, बस तुरंत आगे बढ़ती है. ठीक है, तुरंत स्टार्ट होती है बस और एक्सेलरेट करती है आगे की तरफ. तो जैसे ही एक्सेलरेट करती है बस आगे, ठीक है, जैसे स्टार्ट होती है वैसे ही हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये पीछे की तरफ गिर जाए. ठीक है, जैसे एक्सेलरेट किया वैसे ही ये पर्सन पीछे की तरफ गिर गया. ठीक, इसके अपोजिट अगर बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो ये पर्सन को इस तरह की पोजीशन में खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. इफ बस इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये ऐसे ही खड़ा रहेगा, नो प्रॉब्लम. रेस्ट पर था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेट किया वैसे ही ये पीछे गिरा. इसके अपोजिट जैसे ही बस के ब्रेक लगाओगे, बस को रोकोगे, वैसे ही जो है ये पर्सन आगे की तरफ झुक जाएगा या आगे की तरफ गिर जाएगा. ठीक है, सो वी कैन एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. पर्सन रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा. जैसे ही बस स्टार्ट होती है, समझना, पर्सन का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, जो उसके लेग्स हैं, दे आर अटैच्ड विथ बस, बस के साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है, फ्रिक्शन है उसके बीच में इसलिए जुड़े हुए. तो उसके पैर जो है, लोअर पार्ट जो है बॉडी का, वो बस के साथ जुड़ा हुआ है. तो जैसे ही बस आगे बढ़ेगी उसके पैर भी आगे जाएंगे, बट जो अपर पार्ट है वो जुड़ा हुआ नहीं है डायरेक्ट. ठीक है, तो वो जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रहना चाहेगा, बिकॉज उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. जब फोर्स जीरो है तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अपने स्टेट को ही कंटिन्यू करना चाहेगा. तो रेस्ट पर है
तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, तो जो लोअर पार्ट है वो तो आगे चला जाएगा बट अपर पार्ट उसी जगह पर रहेगा। इस कारण से हमको लगता है कि वो पर्सन पीछे गिर गया, तो गिरा नहीं है, उसका अपर पार्ट बॉडी का वहीं है, लोअर पार्ट आगे चला गया, इस कारण से हमें लग रहा है कि वो पीछे गिरा है। समझ रहे हो ना? अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो पूरा पर्सन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है विद बस, नो प्रॉब्लम, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स नहीं लग रहा है तो ये इसी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहेगा, इसीलिए ये आराम से खड़ा है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन चल रहा है, मतलब नो फोर्स ऑन इट। जैसे आपने ब्रेक लगाया तो लोअर पार्ट जो है बॉडी का वो तो बस के साथ रुकेगा, उसकी स्पीड कम होगी। पहले पूरा बॉडी साथ में चल रही थी बस के, अब लोअर पार्ट विथ बस स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि ब्रेक लगा दी, तो लोअर पार्ट की स्पीड कम होगी, बट अपर पार्ट तो अभी भी उसी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहेगा। वो ऑलरेडी मोशन कर रहा था जिस वेलोसिटी के साथ, उसी वेलोसिटी को कंटिन्यू करना चाहेगा बिकॉज ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है ना? उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो अपना स्टेट कंटिन्यू करना चाहेगा, तो लोअर पार्ट तो पीछे रह जाएगा बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड स्पीड, बट अपर पार्ट पुरानी स्पीड से ही चलेगा और वो आगे चला जाएगा, तो हमें लगता है कि वो आगे गिर। सेम एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है कि जब भी आप कार को या बस को, ठीक है, टर्न करते हो तो टर्निंग पे जो पैसेंजर है वो साइड में गिरता है, अपोजिट। जैसे टर्निंग ऐसे हुई है तो हम इस तरफ जाएंगे, अगर टर्निंग इधर हुई तो हम इस तरफ जाएंगे, ठीक है? तो उसको भी हम न्यूटन फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कि हम अपने स्टेट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्पेशली अपर पार्ट। अब इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, तो इनर्शिया का मतलब समझ लो। Inertia is a tendency of object. Inertia is a tendency of object to continue its state of motion, to continue its state of motion in absence of force, to continue its state of motion in absence of force. फोर्स एब्सेंट है तो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की टेंडेंसी इनर्शिया है, ठीक है? एंड उसके बाद टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इफ इन एब्सेंस ऑफ फोर्स, एंड इफ फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन ऑब्जेक्ट, if force is applicable on object, then inertia is its tendency to resist the state of motion. If force is applicable on object, then inertia is tendency to resist state of motion. ठीक है? फोर्स नहीं लगाओगे तो उस स्टेट को कंटिन्यू करने की जो टेंडेंसी है उसको इनर्शिया कहेंगे। और दूसरा, अगर आप फोर्स लगाते हो तो इनर्शिया का मतलब है फोर्स लगाओगे तो सीधी सी बात है स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, तो स्टेट ऑफ मोशन को वो चेंज नहीं होने देगा। तो बॉडी का इनर्शिया जो है वो उसकी रेजिस्टेंस की टेंडेंसी है कि अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो तो वो स्टेट ऑफ मोशन का चेंज होने का अपोज करेगा, वो नहीं चाहेगा कि इसकी स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है? तो वो उसी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहेगा, फोर्स लगाओगे तो अपोज करेगा। तो जितना ज्यादा अपोज करेगा मतलब उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, उस पे एक छोटा सा क्यूब रखा हुआ है, वेरी स्मॉल लाइट, ये रखा हुआ है, रेस्ट पर है, अभी रेस्ट पर ही है। अब अगर आप इस पे फोर्स लगाते हो तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा बट ये थोड़ा बहुत अपोज करेगा, बट आप जानते हो कि छोटा है इसलिए आप इसको आसानी से पुश कर दोगे, तो इसकी स्टेट को चेंज करना आसान है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, मतलब इनर्शिया कम, क्योंकि आप इसकी स्टेट को आसानी से चेंज कर पा रहे हो। इसके अपोजिट सोचो, लार्ज बॉक्स, हेवी बॉक्स, ठीक, ये रेस्ट पर है और रेस्ट पर ही क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब यदि आप फोर्स लगाओगे तो इसकी स्टेट चेंज होगी, बट यू कैन इमेजिन कि इतने बड़े बॉक्स को जब आप मूव करना चाहोगे तो ये सडनली मूव नहीं होगा, ये अपोज करेगा,
और इसको मूव कराने में आपको बहुत लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी। तो ये स्टेट ऑफ चेंज, जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करने का अपोज कर रहा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है अपोजिशन का वो बहुत ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल है। मतलब हम कहेंगे इस बॉडी में इनर्शिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका इनर्शिया कम है। इनर्शिया दोनों में है बट इसका इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है, अब ऐसी क्या चीज है कि इसमें इनर्शिया ज्यादा आ गया? सो यू कैन से दैट द कंटेंट ऑफ मैटर, ठीक है, इसमें मैटर ज्यादा है या मास ज्यादा है, इसमें मास कम है। तो जिसमें मास ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी स्टेट को चेंज करना उतना डिफिकल्ट होगा, या कहें कि उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। सो इनर्शिया मीन्स मास। समझ रहे हो इस चीज को? तो जो इनर्शिया है, राइट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास। जिस बॉडी में जितना ज्यादा मास है उतनी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस है, उतना ज्यादा वो उसका रेजिस्टेंस है स्टेट को चेंज करने का। आप उसकी स्टेट को आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जो मैटर का कंटेंट है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होगा इनर्शिया। ठीक है, देखो अब ये जो चीज मैंने बताई आपको, इससे एक एग्जांपल से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। देखो एक हैवी ट्रक है, राइट, ये किसी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, राइट। इट इज लार्ज हैवी ट्रक और इसके सामने एक स्मॉल कार अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है एंड अनफॉर्चुनेटली ये दोनों टकरा जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब आप इमेजिन कर सकते हो कि लार्ज हैवी ट्रक, राइट, ये जा रहा है इस तरफ और सामने से एक छोटी सी कार आ रही है, राइट। तो टकराने के बाद क्या होगा? यू कैन इमेजिन इस कार की जो स्टेट ऑफ मोशन है ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट जो ट्रक है दैट कुड रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। हो सकता है कि ट्रक पर ज्यादा फर्क ना पड़े और ट्रक सीधा चलता रहे, और इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। तो आप देखते हो कि दोनों के पास इनर्शिया है, लेकिन इसका इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका इनर्शिया कम है। तो जैसे ही टकराएंगे वैसे एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। कार इस पर इधर फोर्स लगाएगी और ये कार पर इधर फोर्स लगाएगा, तो दोनों पे फोर्स लगा, तो जिसका इनर्शिया कम है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसकी स्टेट आप आसानी से चेंज कर दोगे, और जिसका इनर्शिया ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसकी स्टेट आसानी से चेंज नहीं होगी। तो ट्रक वैसी की वैसी जा सकती है क्योंकि इसके पास लार्ज इनर्शिया है। ठीक है, कुछ ऐसी और एग्जांपल दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फुटबॉलर है, फुटबॉल को वो किक लगाता है, तो जब फुटबॉल को उसने किक लगाया तो फुटबॉल तो चली जाती है, फुटबॉलर पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब किक लगाई फुटबॉल पे तो दोनों पे एक दूसरे का फोर्स लगेगा। समझना, जब इसको हिट करोगे आप, ठीक है, तो हिट करोगे तो फुटबॉल पे इधर फोर्स लगेगा और फुटबॉलर पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फुटबॉल का इनर्शिया कम है, उसका मास कम है, इसलिए उसकी स्टेट आसानी से चेंज हो जाएगी। बट फुटबॉलर का इनर्शिया ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, तो टकराने के बाद उसकी स्टेट में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। हम कहेंगे कि उसका इनर्शिया ज्यादा है, उसमें टेंडेंसी जो है टू अपोज द स्टेट ऑफ मोशन वो ज्यादा है, इसलिए आप उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट मीन्स सीधी सी बात है, जितना अधिक मास होगा उतना अधिक क्या होगा? इनर्शिया होगा बॉडी में।